We must strengthen this current government. You cannot waste time. The onus remains on India engagement with Pakistan. कितने बेशरम लोग पाकिस्तान में हुक्मरान रहे। इस हुकूमत की हर चीज की तरह वैक्सीनेशन का इंदराज जारी है। वीडियो बनाने वाली बाजी ने ये मिल मिला के ये साजिश तैयार की। अगर हम शहबाज शरीफ से पूछें कि अगला चेयरमैन नैब क्या होना चाहिए, तो जोर से पूछें कि आपका तफ्तीशी कौन होगा। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टुनाइट। मैं हूं सैयद समर अब्बास। नाज़रीन, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली के इजलास से खिताब करते हुए 25 मिनट की अपनी स्पीच में 7 मौज़ूआत का अहाता किया, जिनमें कोरोना, मौसमियाती तब्दीली, इस्लामोफोबिया, हिंदुत्व, गरीब ममालिक से लूटी दौलत का अमीर ममालिक में मुंतकिल होना और कश्मीर और अफ़गानिस्तान के मौज़ूआत पर बात की। अली गिलानी का बड़ा ख़ास मेंशन था कि उनको जो तदफीन के हवाले से राइट नहीं दिया गया उनका, इस पर भारत को तनकीद का निशाना बनाया और एक ज़बरदस्त तकरीर थी जिसमें तमाम मौज़ूआत का 25 मिनट के अंदर अहाता किया गया। बहरहाल इस पर मरीम नवाज़ साहिबा ने हस्ब मामूल तनकीद करते हुए ये कहा कि इमरान खान साहब जो है यानी तकरीर करने वाले को बर्खास्त कर देना चाहिए ये, और फवाद चौधरी साहब जबकि उनके बरक्स वो कह रहे हैं कि ये बहुत ही ज़बरदस्त तकरीर थी और खान साहब ने भरपूर तरीके से पाकिस्तानी कौम के जज्बात की तर्जुमानी की है अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली के इजलास के अंदर। तकरीर खान साहब की कैसी थी, इस पर हम आज के प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। क्या उसमें गलतियाँ थी, क्या खामियाँ थी, क्या बेहतर उन्होंने बात की, और इसके साथ साथ नाज़रीन हम बात करेंगे मियाँ नवाज शरीफ के हवाले से कि अभी तक उनकी मेडिकल रिपोर्ट्स जिनकी बुनियाद पर वो पाकिस्तान से बरतानिया गए थे, उनकी गुत्थी अभी नहीं सुलझी कि वो रिपोर्ट्स ठीक थी, गलत थी, क्या हुआ। अब एक नया पिंडोरा बॉक्स खुल गया उनकी जो जाली कोरोना वैक्सीनेशन के हवाले से कि वो लंदन में बैठे, यहाँ पाकिस्तान में उनकी वैक्सीनेशन होगी। तो आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वुज़रा हैं उन्होंने सारे मामले को साजिश करार देते हुए इसकी जिम्मेदारी मुस्लिम लीग नून पर आयद कर दी कि नून लीग ने साजिश करते हुए उनको लोगों ने ये जाली वैक्सीनेशन की है पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए। तो आखिर वाक़तन क्या या नून लीग ने ऐसा कर दिया, और अगर नून लीग ने कर दिया तो हुकूमत तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की है, वो बाहर से बैठ के किस तरह से सिस्टम को कंट्रोल कर रहे हैं, इस पर गवर्नमेंट के ऊपर सवाल उठता है। और साथ ही साथ नाज़रीन हम बात करेंगे कि फवाद चौधरी साहब ने एक और बड़ा इंटरेस्टिंग दावा किया है। वो कह रहे हैं कि 2023 का जो इलेक्शन है ये नून लीग का और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का आखिरी इलेक्शन होगा, इनके पास कैंडिडेट्स नहीं हैं और इमरान खान साहब जो हैं वो 2/3 अक्सरियत से हुकूमत बनाने में कामयाब होंगे। फवाद चौधरी साहब का यह दावा हकीकत के कितना करीब है, और साथ साथ प्राइम मिनिस्टर के दौरा कराची के बारे से भी बात करेंगे, जो सोमवार को जा रहे हैं कराची सर्कुलर रेलवे का वो इफ्तिताह करने जा रहे हैं। और जो सिंध के वुज़रा हैं नासिर शाह साहब तो कह रहे हैं कि वो जो 1100 अरब देने थे, ज़रा उनके बारे में भी खान साहब कुछ डिटेल्स लेके आए कि वो क्या करने जा रहे हैं, कब करने जा रहे हैं। तमाम मौज़ूआत हम प्रोग्राम में बात करेंगे। इस्लामाबाद स्टूडियो में ज्वाइन किया है नात बलोच साहब ने, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रुकन कौमी असम्बली हैं। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया सदाकत अली अब्बासी साहब ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन कौमी असम्बली और प्राइम मिनिस्टर की स्पोक्स पर्सन कमेटी का हिस्सा भी हैं। और अज़मा बुखारी साहब ने हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया है, रुकन है पंजाब असम्बली की और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ पंजाब की सेक्रेटरी इत्तलात की हैं। बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का अपने प्रोग्राम में कीमती वक्त दिया। ज़रा प्राइम मिनिस्टर की स्पीच का ज़रा हवाला देते हैं। 2-3 उन्होंने जो आज इंपॉर्टेंट बातें की। एक तो अफ़गानिस्तान के हवाले से उन्होंने कहा कि अफ़गानिस्तान की सपोर्ट करनी चाहिए, अगर नहीं करेंगे तो इस मामले में काफ़ी ताख़ीर हो जाएगी। प्राइम मिनिस्टर इस बारे में क्या कहा, ज़रा सुन लीजिए। There is only one way to go. We must strengthen this current government, stabilize it for the sake of the people of Afghanistan. If the world community incentivizes them, encourages them to walk this talk, it will be a win-win situation for everyone. This is a critical time for Afghanistan. You cannot waste time. इमरान खान साहब ने भारत को ये कहा मुखातब करते हुए, एक तो भारत के अंदर जो इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ हैं वहाँ अक़लियतों के साथ, पर्टिकुलरली मुसलमानों के साथ, और मकबूजा कश्मीर के अंदर जारी जो मज़ालिम हैं उनका भी हवाला दिया। जो RSS हिंदुत्व और BJP का वहाँ पे जो एक नेक्सस उनकी जो गवर्नमेंट है वहाँ पे जिस तरह से इनके हाथों अक़लियतों को निशाना बनाया जा रहा है उसका मेंशन किया। और कश्मीर के हवाले से उन्होंने भारत के साथ जो मुज़ाकरात हैं उसकी 3 शराइत पेश की। वो शराइत क्या है, ज़रा सुन लें। The onus remains on India to create a conducive environment for meaningful and result-oriented engagement with Pakistan. And for that, it must do, number one, reverse its unilateral and illegal measures instituted since 5th August 2019. Secondly, stop its oppression and human rights violations against the people of Kashmir. And 3, halt and reverse the demographic changes in the occupied territory. इसके अलावा दीगर चीज़ें भी हैं जिसमें खान साहब ने बात की कि 60 ट्रिलियन जो है वो डॉलर
गरीब ममालिक से चोरी करके वो अमीर ममालिक में मुंतकिल कर दिए जाते हैं। ये तमाम चीज़ें हैं। बहरहाल नाज बलोच साहबा, जो 25 मिनट के अंदर 7 अहम मौज़ूआत हैं उनका अहाता किया प्राइम मिनिस्टर ने, आप कैसे देखती है प्राइम मिनिस्टर की स्पीच को? मरीम नवाज साहबा तो कह रहे हैं कि कह रही है कि खान साहब ने जो स्पीच की है, स्पीच करने वाले को बर्खास्त कर देना चाहिए, कोई इतनी खास स्पीच नहीं थी। तो आपको कैसी लगी स्पीच उनकी? देखें, बात यह है कि प्राइम मिनिस्टर जब पाकिस्तान के इंटरनेशनल फोरम में और ऐसे यूएन जैसे इम्पोर्टेंट बड़े फोरम्स में बात करते हैं तो बहुत ही कैलकुलेटिव और बहुत ही वेल प्रिपेयर्ड स्पीचेस जो है वो तवक्को की जाती हैं कि होंगी, बिकॉज पूरी दुनिया देख रही होती है। और स्पेशली जो पाकिस्तान की पोजीशनिंग है, पाकिस्तान की जो जियोग्राफिकल पोजीशनिंग है, स्पेशली जो स्ट्रेटेजिक इस वक्त की सूरत हाल है, उसमें पाकिस्तान का जो एक किरदार है और स्पेशली अमेरिका के एग्जिट होने के बाद अफगानिस्तान को लेकर जो मामलात हैं उन चीज़ों के ऊपर, और साथ में जो कश्मीर के इश्यूज़ हैं, जो बर्निंग इश्यूज़ हैं इस वक्त के, कश्मीर से लॉकडाउन अभी तक भारत ने नहीं उठाया और भारतीय जारहत का, और फिर उसके बाद जो इंटरनेशनली पाकिस्तान के इमेज को एक्सप्लॉइट करने के लिए और टार्निश करने के लिए जो इंडियन रोल है, उन चीज़ों को जब तक आप एम्फसाइज करके और बहुत स्ट्रॉन्ग नैरेटिव अपना लेकर पेश नहीं करेंगे तो फिर वही होगा जो होता आ रहा है। फिर आप देख रहे हैं कि किस तरीके से न्यूजीलैंड की टीम को भी वापस जाना पड़ा, किस तरह इंग्लैंड की क्रिकेट टीम ने भी वापस जो है वो फैसला कर दिया कि वो नहीं आएंगे। तो जो इंटरनेशनली एक डिप्लोमेसी का हमारा बहुत बड़ा फैक्टर है जो कि मिसिंग है इस वक्त, और जो हमारी फॉरेन पॉलिसीज़ हैं उनके ऊपर अगर हम देखें तो इस हुकूमत की तवज्जो जो है वो ना होने के बराबर रही है। और एक इंटरनेशनली हमें दूसरे ममालिक के साथ मिलकर इंगेज करके चलने के लिए बहुत ज़्यादा काम करने की इस वक्त ज़रूरत है। 2008 में जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, बहुत ही उस वक्त की सूरत हाल बहुत मुश्किल सूरत हाल थी, लेकिन पीपल्स पार्टी ने अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस और डिप्लोमेटिक टाइज को स्ट्रेंथन किया था, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे शॉर्ट टर्म प्लान्स आगे आने वाले वक्त में लॉन्ग टर्म प्लान्स हमारे जो है उसको उनकी कंटिन्यूटी में रोल प्ले बेहतर अहाता नहीं कर सके 25 मिनट की अपनी स्पीच के अंदर जो जिन मौजूआत की आप बात कर रही हैं वो बेहतर नुमाइंदगी नहीं कर सके क्या? देखिए, आई थिंक बहुत इससे बहुत बेहतर तकरीर जो है उनकी हो सकती थी। बहुत सारे इश्यूज हैं जिसके ऊपर बहुत बेहतर असरअंदाज तरीके से अपना मौसर जो है वो तासुर देना था। देखिए, एक तो बात यह है कि प्राइम मिनिस्टर जब इंटरनेशनल लेवल पे बात करते हैं, पहले तो उनकी स्पीच राइटर्स को देखना चाहिए कि वो कोई ऐसी बात ना कहें जिससे जो है वो बाद में कोई हंसी का मौका या लोगों के लिए मजाक का मौका बन के रह जाए। बिकॉज व्हेन अ प्राइम मिनिस्टर स्पीक्स ही हैज टू बी वेरी केयरफुल with the selection of words and with the statements or with the facts and history। और अगर उनकी स्टेटमेंट्स के अंदर जो है ऐसी चीजें शामिल कर दी जाएं जो बाद में फिर पूरा सोशल मीडिया पे चलती रही और सब चलती रही। बात कर रही जो उन्होंने तालिबान के हवाले से कहा कि वो फाउंडिंग फादर्स एब्सोल्युटली देखिए यही बातें हैं। देखो, बिकॉज एट द एंड तो यही होता है ना कि सब कहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर की जानिब से तकरीर की गई, तो जब पीएम जब बात करते हैं तो उनकी तकरीर लिखने वालों को भी उतनी मेहनत करनी चाहिए। और उनकी पूरी क्या राय है? मरियम नवाज साहबा की राय से आप एग्री करती हैं या स्पीच राइटर के ऊपर अताब आना चाहिए? नहीं, देखिए, इट्स नॉट ओनली द स्पीच राइटर, आई थिंक जो पढ़ रहे होते हैं उनको भी देखना चाहिए। और ऐसा तो नहीं होता कि आप तकरीर जो है लास्ट मोमेंट में उसको रीड कर रहे होते हैं, क्योंकि जाहिर है यहाँ पे तो यही कहा जाता है दूसरे प्राइम मिनिस्टर्स का मजाक उड़ा के हमेशा। देखिए, बहुत सारी चीजें आप छोड़ें, अब आप क्या चले, अब आपने दूसरे प्राइम मिनिस्टर्स की बात की तो फवाद चौधरी साहब ने आज जब वो प्राइम मिनिस्टर की तकरीर को सराह रहे थे तो वो साथ माजी के वज़ीर आज़म यानी नवाज शरीफ साहब की तकरीर का हवाला भी दे रहे थे, कंपेयर भी कर रहे थे। उन्होंने किस तरह का एक कंपैरिजन ड्रा किया, ज़रा ये देख लें आप। इमरान खान जब बात करते हैं वो पाकिस्तान के अवाम के दिलों की तर्जुमानी करते हैं। जिस तरह उन्होंने नरेंद्र मोदी को ललकारा, ये पाकिस्तान में इससे पहले कभी नहीं हुआ। जब कुलभूषण यादव पकड़ा गया और जब नवाज शरीफ से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मैं इस पर कमेंट नहीं करना चाहता। इस तरह तो लोग आते जाते रहते हैं। आप अंदाज़ा लगाइए कि कितने बेशरम लोग पाकिस्तान में हुक्मरान रहे हैं। जनाब अज़मा बुहारी साहिबा, फवाद चौधरी साहब तो कह रहे हैं कि माजी में तो कोई मेंशन ही नहीं होता था भारत के हवाले से, नरेंद्र मोदी के हवाले से, कुलभूषण के हवाले से। इमरान खान साहब ने तो बड़े भरपूर तरीके से नरेंद्र मोदी को जाके भारत के अंदर जो फाशिस्ट रजीम है उसको जाके एक्सपोज किया है, जबकि मरीम नवाज साहब कह रही है कि खान साहब को ही बर्खास्त कर देना चाहिए उनकी स्पीच पर। ऐसा क्यों है? बहुत शुक्रिया समर। नहीं, वाकई उनके ललकारने के बाद इंटरनेशनल मीडिया जो है उसमें आपको ने शायद देखा नहीं,
वहाँ पे आहो बुका मची हुई है। नरेंद्र मोदी साहब कहीं डर के छुप गए हैं, वो बाहर नहीं निकल रहे, और वो इमरान खान के ललकारने से पूरी दुनिया जो है वो इस वक्त खौफ में और हैरत में मुब्तला है कि जो है वो कहाँ जाएं। ये तो आलम है इनका, ये खुद पसंदी, खुद नुमाई, खुद सताइशी से बाहर नहीं निकलते, और ख़ुद का आलम यह है दूसरों को पर्चियाँ पकड़ने की जो है वो करते थे, और ख़ुद ने एडिटेड प्रॉम्प्टर से लिखी हुई तकरीर पढ़ी है और वो रिकॉर्ड करके जो है वो रिलीज़ की गई है। फिर भी जो है वो हस्बे आदत, हस्बे रवायत जो है वो बोंगियाँ मारने से बाज नहीं आए। कभी तालिबान को जो है वो फाउंडर मेंबर्स कह दिया, और दूसरी तरफ जो है पूरे पख्तूनों को जो है वो तालिबान का साथी बना दिया। मतलब पख्तून जो है वो सारे जो है वो तालिबान के साथी हैं, उनके साथ पुराने टाइज हैं। आप अंदाज़ा लगाइए कि पख्तूनों ने क्या कुछ बर्दाश्त नहीं किया है तालिबान के हाथों। वो बेशक अफगानिस्तान के हैं, यूएस के, ये खुद जो बैठ के मुझे समझ में नहीं आ रहा, ये जो इतने ज़्यादा तालिबान के और अफगानी हुकूमत के जो ये खुद से ज़्यादा बने हुए हैं स्पोक्स पर्सन, इन्होंने कहाँ से इनको ये पता चला पूरी दुनिया अभी जो है वो तालिबान के ऊपर, उनके ऊपर रिजर्वेशंस हैं, और उनकी जो पॉलिसीज़ हैं उसके ऊपर पूरी दुनिया जो है वो एक स्ट्रिक्ट आय रखे हुए है। ये मौसूफ जो है वो चले हैं उनको उनकी जो है वो वकालत करने, और दूसरी तरफ अफगान कमांडर कह रहा है कि ये सिलेक्टेड है, ये हमें ना बताएं। तो इनके तो चर्चे जो है वो ज़बान ज़द-ए-आम है। और जहाँ तक फवाद चौधरी साहब की बात है, फवाद चौधरी साहब बेचारे आदत से मजबूर हैं। वो गरीब को जो है वो बार बार चूँकि टांग मार के निकाल दिया जाता है, तो उसने अपनी नौकरी पक्की करने के लिए कुछ तो करना होता है। आपको याद है ना, पिछली दफ़ा भी वो सारे लाइन में लग के इमरान खान को वर्ल्ड कप जिता के लाए थे, और उसके बाद जो है वो ये हुआ था कि कश्मीर जो है वो छीन लिया गया, और हमारी गैरत को आधा घंटा के लिए ये जो है वो आधा घंटा भी खैर पूरा नहीं होता था, 20 मिनट जो है वो धूप लगवाते थे और फिर ये घर जाके बैठ जाते थे। मतलब क्या इनको क्या गलतफहमी है? पूरी दुनिया यही तो सुनने के लिए बैठी थी कि इमरान खान क्या कहेंगे, इमरान खान ने क्या कहना है, और उसके बाद सारी बुहारी साहब वहां स्पीच ही करनी होती है, कोई डंडा तो नहीं लहराना होता वहां पे, कैसे खौफदारी हो? तुम्हारी स्टैंडिंग क्या है? देखिए, बात खौफदारी करने की नहीं होती, बात ये होती है कि आपकी बात जो है वो कितने लोग सुनते हैं। आपको देखिए, जब मुझे तो पहले तो मेरी ख्वाहिश है कि अल्लाह करे कि दुनिया जो है वो इस्लामाबाद के मेयर से ज़्यादा इमरान खान की औकात जो है वो समझ ले, तो वही पाकिस्तान के लिए बहुत होगा। तभी तो हमें भुगत रहे हैं जो सब कुछ हो रहा है। हमारे साथ कश्मीर के इशू पर जो है वो सलामती काउंसिल का इजलास बुलाने के लिए मेंबर नहीं होते, वहाँ पर रेजोल्यूशन फाइल करने के लिए मेंबर नहीं होते। सलामती काउंसिल के अंदर जो है वो जब अफगानिस्तान के ऊपर बात होती है, ये खुद घर बैठ के स्टेक होल्डर है, लेकिन इनको बुलाया नहीं जाता, इनको पूछा नहीं जाता, इनको साथ बिठाता कोई नहीं। और आज UNGA के अंदर जो है वो सारी दुनिया जो है वो मिल रही है, सरबराह मुमलिकत मिल रहे हैं, वो एक दूसरे के साथ तबादला ख्याल कर रहे हैं, अपने मुल्क की खारजा पॉलिसी स्ट्रेंथन कर रहे हैं। हमारा घर बैठ के जो है खान साहब को जाना चाहिए था खुद अमेरिका, हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा हम कहाँ जाएं। खुद अमेरिका जाना चाहिए था खान साहब को। देखिए, वो अपने वो इसलिए जाना चाहिए था, वो नहीं जा सके बिकॉज उनको साइड लाइंस पे कोई मुलाकातें नहीं मिली। इनको जिसको इस्लामाबाद का मेयर नहीं समझते लोग, उसको मुलाकातें कहाँ मिलेंगी, उनको अपॉइंटमेंट कहाँ मिलेगी? वो देख लिया ना आपने। वो आज जो है मुझे बड़ा अफसोस हुआ तस्वीर देख के, बाइडन और मोदी जो है वो खड़े होकर हंस रहे थे वजीर आजम इमरान खान के ऊपर। एक कह रहा है कि मैंने उसका नंबर ब्लॉक कर दिया, दूसरा कह रहा है मैं उठाता ही नहीं हूँ। तो मतलब क्या करें? उसके बाद बंदा ये तो अब आप जो है ना वो मीम्स पे आ गई हैं। चले, अच्छा सदाकत अली अब्बासी साहब, ये जो मामला है प्राइम मिनिस्टर की स्पीच का, काफ़ी सारी इसमें से चीज़ें जो है वो पॉइंट आउट कर दी हैं नाज बलोच साहब ने भी और अज़मा बुहारी साहब ने भी। एक तो कह रही है कि वहाँ खुद खान साहब को जाना चाहिए था रिकॉर्डेड स्पीच के बजाय, फिर कहते हैं हमें पर्चियों का ताना देते थे, खुद जो है वो रिकॉर्डेड प्रॉम्प्टर से स्पीच आपने पढ़ के खिताब यहाँ से किया, वहाँ जाते मुलाकातें करते लोगों के साथ, शायद आपकी वहाँ कहते हैं वो मुलाकातें लाइन अप नहीं हो सकी हाई प्रोफाइल, इसलिए खान साहब ने यहाँ से बैठ के वर्चुअली खिताब किया अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली के इजलास से। और कह रही है कोई इतनी खास स्पीच नहीं थी, बड़ी इसमें गलतियाँ भी थी और ब्लंडर्स भी थे। समर बहुत शुक्रिया। समर, रात को मैं वज़ीर-ए-आज़म की तकरीर सुन रहा था और ज़ाहिर है मैं तनकीदी जायज़ा भी ले रहा था कि अब अपोजिशन ने क्या बात करनी है। यकीन माने पाकिस्तानी होने के नाते इतनी खुशी हो रही थी कि ना सिर्फ कौम की एक ज़बरदस्त किस्म की नुमाइंदगी बल्कि और रीजन का एक लीडर बन के इस वक्त उभरे, चाहे वो कश्मीर का इशू हो, चाहे वो हिंदुत्व वाला इशू हो, चाहे वो अफ़गान पॉलिसी हो, और उसके साथ साथ मुस्लिम दुनिया का भी एक लीडर बन के उभरे। तो मैं सोच रहा था कि कल शाम को मेरी कहीं ना कहीं ज़ाहिर है नून लीग के किसी नुमाइंदे से मुलाकात होनी है, तो वो क्या एतराज़ करेंगे किस बात पे। फिर मुझे एक बात का शक पड़ा जब वज़ीर आज़म ने कहा कि दुनिया में गरीब मुल्कों से जो उनकी अशराफिया होती है
रूलिंग एलीट होती है, बिल्कुल, वो ट्रिलियंस ऑफ डॉलर हर साल गरीब मुल्कों से अमीर मुल्कों में जाके वो वहाँ पे सेफ हेवन में रखते हैं और अमीर मुल्कों पे तनकीद की। तो मुझे लगा था कि मरियम साहबा ने ये बात माइंड करनी है कि इसमें उनके अब्बू की बेइज्जती हो गई है, मुझे लगा था कि ये बात करेंगे। और आज जो आज़मा साहबा ने बात की तो मुझे लगा कि इनके दिल में वो ठा करके लगी है कि दुनिया में कोई बात भी हो रही हो, कोई मीटिंग हो रही हो, कोई इजलास हो रही हो, नवाज शरीफ साहब की बेइज्जती उसमें समझे ड्यू है। हालांकि मेरा नहीं ख्याल कि इमरान खान उस वक्त नवाज शरीफ साहब की बेइज्जती करना चाह रहे थे। वो एक दुनिया का एक उभरता हुआ लीडर है और वो ज़ाहिर है एक अपना 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 माइंड सेट दे रहे थे और दुनिया को बता रहे थे कि दुनिया के बड़े बड़े मसाइल क्या हैं। अगर इन्होंने कहा कि किसी गैर मारूफ बंदे ने कह दिया कि इस्लामाबाद के वो मेयर हैं, इनको बताएं कि वो जो जहाँ पे नवाज शरीफ छुप के बैठे हैं ना, उस मुल्क का नाम है बरतानिया। उसका वजीर आजम ने पीरों जैसे इमरान खान की तारीफ की है कि दुनिया इमरान खान से विजन ले, इमरान खान से सीखे कि कैसे हम सारे अमीर मुल्क हैं, हमारे पास जीडीपी बहुत ज़्यादा है और हम जो ये मौसमियाती तब्दीली है इस पर कुछ नहीं कर पा रहे और पाकिस्तान हम सबके लिए मिसाल बना हुआ है। और जो तकरीर करते हुए वो बोरिस जॉनसन के जज्बात थे, मेरा ख्याल है थोड़ी बहुत इनको अगर होता तो ये आज कम से कम पाकिस्तान की तारीफ कर देते कि पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने हसीनो जमील बोलने वाला, सुने जाने वाला, देखे जाने वाला, माने जाने वाला लीडर दिया है। इससे पहले तो वो हमारे जाते थे बेचारे, एक तो उनको कॉन्फिडेंस ही नहीं होता था क्योंकि सबको पता था कि एक के बारे में ये होता था कि यार ये हाथ में लाएगा तो पता लगे 4 उंगलियां ले ले, दूसरे के बारे में ये था कि यार वो करप्ट है, तो वो बेचारों के हाथ भी कांपते थे और पर्चियां भी ऊपर नीचे होती थी। तो आज अल्लाह ताला ने हमें लीडर दिया, ये प्रॉम्प्टर की बातें और ये वो बातें वो करे जिनके पास कुछ दिखाने को हो। इनके लीडर ना कोई देखना चाहता था ना कोई सुनना चाहता था, सबको पता था कि ये वही लोग हैं जिस मसले की आज बात हो रही है। तो बहरहाल मैं हैरान हूं कि इतना जबरदस्त किस्म की परफॉर्मेंस को भी इस ऑपोजिशन ने को कीड़े निकाले हैं। ये बस मुखालफत बराए मुखालफत है, इनको जेलसी है, इनके पास कुछ दिखाने को नहीं है। मुझे कायदे आजम के बाद एक लीडर बता दे जिस लीडर की इंटरनेशनल फॉलोइंग इस तरह की हो। गए क्यों नहीं खान साहब वहां पे जाके कोई मुलाकातें करते हाई प्रोफाइल, और वहां जाके अगर उनका फिजिकल इजलास में जाके खिताब होता है उसका इम्पैक्ट ज्यादा होता है। रात 3 बजे खिताब चल रहा है पाकिस्तान के अंदर, आपने सुना और कुछ लोगों ने सुना होगा, बहुत सारे लोग सुन भी नहीं सके। नरेंद्र मोदी का खिताब अभी शाम को हो रहा है, वहां पे जाके वो खुद खिताब कर रहे हैं, मुलाकातें कर रहे हैं। तो ये भी जो अज़मा साहब कह रही थी कि वहाँ कोई मुलाकात लाइनअप ही नहीं हो सकी खान साहब की हाई प्रोफाइल, इसलिए वो वहाँ पे गए नहीं है, उन्हें मशवरा दिया गया कि मत जाए वहाँ पे। हाँ, इनको एक और बात आपने ठीक की, इनको लगा कि वहाँ पे मोदी और बाइडन दोनों खुश हैं। ज़ाहिर है मोदी तो इनका पुराना दोस्त भी है, इनके घर आता जाता भी था और शादियों पे और पगड़ियाँ पहनता था और आम माल्टे भी खाता था यहाँ से और तोहफे भी लेता था। तो मोदी और जो मोदी को मुंह की खाना पड़ी अफगानिस्तान में, जो उनकी वहाँ पे सुबकी हुई, बाकी मैं बहुत ज्यादा बात मेरा सवाल खान साहब से मुताल्लिक है, खान साहब क्यों नहीं गए वहाँ पे? मुंह छुपा रहे, वो तो चले, उसको तो छोड़ दे मोदी को। मैं उधर आ रहा हूँ ना, मैं उधर आ रहा हूँ। हाँ, इससे बहुत बेहतर, उससे बहुत बेहतर, उससे बहुत बेहतर भी हो जाता, लेकिन जो है अल्लाह का फजल है कि जिस तरीके से पाकिस्तान की नुमाइंदगी आज की जा रही है, मुझे तो कायदे आजम के बाद कोई ऐसा लीडर किसी कद काट का नजर भी नहीं आ रहा। और जिस तरीके से वो दबांग तरीके से आज वो मुस्लिमी दुनिया की नुमाइंदगी कर रहे हैं, मेरा ख्याल है कि काबिल फख्र है पूरी इस्लामी दुनिया के लिए भी। एक नया एक उनको मुसलमान। चले, वो नाज बुलोच साहब कुछ ऐड करना चाह रही है इस पे? वो एक तो सदाकत अब्बासी साहब, पहली बात ये है कि जब आप बात करते हैं कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की, तो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना बानी पाकिस्तान की जो कुर्बानियाँ, जो जदोजहद हैं, उनके साथ तो कंपैरिजन करने से पहले थोड़ा सोच लिया करें कि उनके बाद वो कह रहे हैं कि उन्होंने पाकिस्तान को आज़ाद करने के लिए जो इंटरनेशनल लेवल पर अपना रोल प्ले किया वो दुनिया के सामने है और सब उसको सराहते हैं। उसके बाद आप बात करें तो आप थोड़ा भूल रहे हैं, मेरी बात सुन ले प्लीज़। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इस्लामिक वर्ल्ड। दुनिया भर में आज तक हम जहाँ जाते हैं हमें इसलिए इतनी रिस्पेक्ट के साथ जो है वहाँ पे नाम लिया जाता है शहीद बीबी का, और यूएसए में भी हम जाते हैं तो हमें कहा जाता है ओ यू आर फ्रॉम पाकिस्तान, बेनज़ीर भुट्टो पाकिस्तान।
तो फिर एक खातून वजीर आजम होकर उन्होंने जो मनवाया अपने आप को, और वो आसानी से नहीं, उन्होंने जेलें काटी, कुर्बानियां देखी, आमिरों का मुकाबला किया, जलावतनियां काटी। तो इस तरह से ना आप अपने आप को अपनी सेल्फ प्रेज अपनी जो करते हैं, अपनी खुद तारीफी में से बाहर निकलें। पाकिस्तान में बड़े बड़े शख्सियत जुल्फ़िकार अली भुट्टो जैसे जो है वो पैदा किए, तो ये बात नहीं जिन्होंने आईने पाकिस्तान आपको 1973 का दिया। हर बंदे को अपनी पॉलिटिकल पार्टी और अपनी लीडरशिप जो है वो पसंद होती है, लेकिन मेरा ख्याल है ये कहना गलत होगा। ठीक है, चले कि आप जो है सिर्फ आ जाते हैं इमरान खान के ऊपर स्टॉप हो जाते हैं, आप कहते हैं बस उनके अलावा और कोई नहीं है। हर पॉलिटिकल पार्टी के सपोर्टर्स को उनके लीडर से जो है लगाव है। तो ज़रा सा ठीक है, मुझे ज़रा एक मुसर ब्रेक लेनी है। ज़रा नाज़रीन एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो मियाँ साहब की मेडिकल रिपोर्ट्स के बारे में बात करेंगे कि मेडिकल रिपोर्ट्स का मामला तो सुलझा नहीं था, तो अब ये जो कोरोना वैक्सीनेशन वाला एक नया पंडोरा बॉक्स खुल गया है। तहरीक इंसाफ ने ये सारा मामला डाल दिया है मुस्लिम लीग नून पर कि ये साजिश थी, नून लीग ने यह साजिश की, पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए उनके लोग मुलव्विस थे। ये क्या माजरा है? बातों की ब्रेक बाद हमारे साथ रहेंगे। वेलकम बैक टू शो नाज़रीन। अब बात कर लें मियाँ नवाज शरीफ की वैक्सीनेशन के हवाले से कि आज हुकूमती वज़रा ये कह रहे हैं कि ये एक साजिश थी जिसमें मुस्लिम लीग नून शामिल थी और ये हुकूमत को बदनाम करने के लिए ये साजिश की गई थी। आज शहबाज गिल साहब ने बताया कि इस साजिश में वो कह रहे हैं कि चौधरी शहबाज, अबुल हसन, आदिल रफ़ीक और नवीद समेत वाक़े के 6 किरदार थे, और जो इसमें जाली वैक्सीन में मुलव्विस आदिल रफ़ीक है, इसको नून लीग के MPA चौधरी शहबाज ने भर्ती करवाया था। मज़ीद शहबाज गिल साहब ने इस बारे में क्या कहा, ज़रा सुन लें। सियासी कॉकरोच हैं, जो सियासी ऐसे गंदी जहनियत के लोग हैं जिन्होंने ना मुल्क के वकार के ऊपर सोचना है, ना मुल्क की इज्जत के ऊपर सोचना है। वो कहते हैं ना, अपने आधा पाव की बोटी के लिए पूरा ऊंट ज़िबा करना है। उन्होंने फिर एक बेहयाई का मुजाहरा किया, बेशर्मी का मुजाहरा किया। वीडियो बनाने वाली बाजी ने यह जिम्मेदारी लगाई और उसके पीछे इन MPA साहबान ने उसको एग्जीक्यूट करवाया, किसी और ने नहीं। उसी नवाज शरीफ की बेटी ने और मुस्लिम लीग नून के MPAs ने मिल मिला के ये साजिश तैयार की। असबा बुहारी साहब, ये क्या माजरा है? वो कह रहे हैं कि ये नून लीग ने किया मुल्क को बदनाम करने की खातिर, यानी गवर्नमेंट की दुश्मनी में वो मुल्क को बदनाम कर रहे हैं। जो हमारा कोरोना वैक्सीनेशन के वाले से जो प्रोग्राम है हमारा, जो पूरी दुनिया में उसकी बदनामी हो रही है, भारत के अंदर वो कह रहे हैं कि इसके वाले से बड़ी जो है नेगेटिव खबरें ली गई है मरीम नवाज के बयान पे। तो क्यों कर रहे हैं साहब? देखिए, मैं इस पे बिल्कुल डिटेल से बात करती हूँ। पहले तो एक दो बातें ज़रूर मुझे पिछले कॉन्टेक्स्ट में करनी है। पहले तो इनकी मेहरबानी है सदाकत अब्बासी साहब की, इनका बड़ा एहसान है पूरी कौम के ऊपर कि ये कायदे आज़म के बाद समझते हैं इमरान खान को। अगर ये कायदे आज़म से ऊपर समझ लें तो भी हम इनका क्या बिगाड़ लेंगे। इनको तो भाई वो पता नहीं कहाँ कहाँ की कौन कौन सी, इनको तो वो कोई अलहामी किस्म की कोई शख्सियत लगते हैं जिसने ना कभी गुनाह किए हैं, ना कभी वो झूठ बोलता है। वो पता नहीं कौन सी 7वें आसमान से सीधा नाजिल हुआ है ज़मीन के ऊपर। तो इनके जमील भी है। दूसरी बात यह है कि वो आपको याद होगा इमरान खान साहब, हाँ हसीनो जमील, इनको वो देखे ना, अल्लाह का खौफ नहीं है इनको कि वो हसीनो जमील भी लगता है। अच्छा, अब ये देखिए कि मोदी जो है वो हमारे तो वो चल के आता था, हमसे बात करने के लिए नाक की लकीरें निकालता था, इनका फ़ोन नहीं सुनता। अब इसके अंदर किसको डूब के मर जाना चाहिए ये खुद फैसला कर लें। और दूसरी बात यह है कि आपने एक मुनाफिकत इमरान खान की देखी होगी, उनको उन्होंने कहा अंग्रेज़ी बोलने वाले ये और वो, और पूरे मुल्क के अंदर उन्होंने अंग्रेज़ी ख़त्म करा के और वो यकसा निसाब और फलाना, और उन्होंने कहा उर्दू में बात होनी चाहिए, हर जगह उर्दू में ज़बान होगी। आपको पता है कि मोदी ने हिंदी में तकरीर की है और हमारा वज़ीर आज़म जो उर्दू का जो है वो हमें भाषण देता फिरता था, वो फिर अंग्रेज़ी में ही तकरीर करके आया है। ये है इनकी मुनाफिकत का असल चेहरा। ये इमरान खान साहब जो हैं ये करते कुछ हैं और कहते कुछ हैं। अब उसके बाद, और वाकई इमरान खान साहब ने परफॉर्मेंस ही दिखाई थी। ये बेचारे सारी पार्टी ना ये परफॉर्मेंस देखने और दिखाने के लिए मैं दावे से कहता हूं अगर खान साहब उर्दू में तकरीर करते तो उसे सराहने के बजाय ये तनकीद होनी थी कि जी इंटरनेशनल लीडर से खिताब कर रहे थे तो इंग्लिश में करना चाहिए था। एक बेहतर बड़ा क्लियर मैसेज जाता, उन्हें बड़ा एक वाज़े उर्दू में कर दिया, समझ नहीं आएगी। हालांकि वहां ट्रांसलेटर्स होते हैं लेकिन फिर भी तनकीद होनी थी कि इम्पैक्ट नहीं बना वो। जी मेरी नहीं ऐसी भी बात नहीं है। देखिए, ये उर्दू का झंडा लेके वो निकले हैं ना। अंग्रेजी जुबान को कुछ अर्सा पहले उन्होंने महीने 2 महीने पहले एक बहुत बुरी और मतलब वो कॉम्प्लेक्स और फलाना वो उन्होंने साबित किया था, मैंने किया था।
और उन्होंने कहा पूरे मुल्क में जो है वो हर जगह ये ज़बान इस्तेमाल होगी। मोदी ने आज कर ली ना हिंदी में तकरीर, तो फिर ये जो उर्दू ज़बान का चैंपियन है फिर ये भी उर्दू में कर लेता तकरीर, अगर वाकई वो बढ़िया कि प्रॉम्प्टर पर ज़ाहिर अंग्रेजी में लिखी हुई थी तो वो उसी में करनी पड़नी थी। अब आ जाते हैं आपके सवाल की तरफ। अब आते हैं आपके सवाल की तरफ। देखिए प्रॉब्लम ये है कि ये जो, हाँ उसी पे आ रही हूँ जी, ये जो डिस्पोजेबल तर्जुमान है ना हुकूमत के, इनका प्रॉब्लम ये है कि ये बेचारे हर चीज़ के अंदर या इन्होंने कोरोना के पीछे छुपना है, साजिश के पीछे छुपना है, कुछ ना कुछ इन्होंने वो करने की कोशिश करनी है। मेरा पहला सवाल तो ये है इसके ऊपर कि आपकी इतला के लिए शायद आप तक इतला नहीं पहुंची और ये शायद डिस्पोजेबल तर्जुमान को भी पता नहीं चला कि पंजाब के 8 मजीद शहरों में 12 मुकदमात जो है वो दर्ज हुए हैं गलत एंट्रीज के, और उसके ऊपर 16 अफराद गिरफ्तार किए गए हैं। अब ये वो किस पे डालेंगे, अब इसका जवाब वो किसको देंगे? आप देखिए जाली एंट्रियां करवाएं आप, एनसीओसी का जो है वो रिकॉर्ड का पेट भरे आप, दुनिया पहले ही आपको बिलीव करने के लिए तैयार नहीं। और हाँ, जब हमें रेड लिस्ट से नहीं निकाला था मियां नवाज शरीफ की एंट्री किसने की? चले बाकी जाली एंट्रीज का मामला तो छोड़ दें, पर्टिकुलरली मियां नवाज शरीफ की एंट्री किसने की, किस इंटेंट के साथ की, जरा वो गवर्नमेंट तो नहीं कर सकती ना जी। मैं आ रही हूं, यानी कि वो उनकी मर्जी तो कभी नहीं होगी कि वो लंदन में बैठे बंदे की यहां वैक्सीनेशन करके खुद बदनाम करें। वो कह रहे हैं कि नून लीग ने करवाया ये साजिश की, मुल्क को बदनाम करने के लिए, गवर्नमेंट को बदनाम करने के लिए। देखिए वो तो कुछ भी नहीं, वो तो कुछ भी कह सकते हैं प्यारे भाई। हमारे मुल्क में तो मुर्दों को भी वैक्सीनेशन लग गई, आपको ये नहीं पता चला? और ये पता नहीं बैठ के हम तो खुद इसकी तहकीकात का मुतालबा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ओपन तहकीकात की जाए और पता चले अपनी नाकामी और नाहली में हर वक्त साजिश का वो ढूंढ के उसके पीछे छुपने की कोशिश। क्यों नहीं मान लेते कि आप नालायक हैं? आप क्यों नहीं मान लेते कि आप फ्रॉड है? आप क्यों नहीं मान लेते कि आप जाली लोग हैं? ये तो मियां नवाज शरीफ का कार्ड था ना समर, वो सामने आ गई है, खबर बन गई। पता नहीं यहाँ पे कितनी जाली एंट्रीज की हुई है। जो मैंने आपसे इंपॉर्टेंट बात की थी, आपने शायद उसको सुना नहीं। मैंने कहा कि यूके ने जब हमें रेड लिस्ट से नहीं निकाला था पिछली दफा अगस्त के अंदर, उन्होंने कहा कि हम इनके रिकॉर्ड को बिलीव नहीं करते। उस वक्त तो ये वाकया नहीं हुआ था, उन्होंने पहले कह दिया हम इनके रिकॉर्ड को बिलीव नहीं करते। और अब जो हो रहा है, ये 8 शहरों में, मैं आपको बता रही हूँ कि मीडिया की रिपोर्टेड है, 8 शहरों में जो है वो 12 मुकदमात में 16 लोग जो है वो अरेस्ट हुए हैं जाली एंट्रीज पे। इसके ऊपर ये क्या कहेंगे आप? मुझे ये बताइए, एक ब्लॉक्ड आईडी है, उस ब्लॉक आईडी का नादरा में भी इंदराज हो गया। वो चेयरमैन जो नादरा है वो भी हमारे साथ मिला हुआ है, और जो एनसीओसी के जो रहनुमा है हमारे असद उमर साहब, वो भी हमारे साथ मिले हुए हैं कि उन्होंने एनसीओसी के डैशबोर्ड में उसको डाल दिया। कमाल है, मतलब कोई हमाकत की भी इंतहा होती है बजाय इसके कि आप कहें कि हम अपने आप को दुरुस्त करेंगे। ये तो वार्ड बॉय और सिक्योरिटी गार्ड के लेवल पे जाके सारी वारदात डली है। लेकिन वही नून लीग, देखिए ना, एक मिनट समर, मुल्क नहीं चल रहा नवाज शरीफ, मुईशत की तबाही बर्बादी होगी नवाज शरीफ, इनको दुनिया मेयर मानती है नवाज शरीफ, बाइडन फोन नहीं करता नवाज शरीफ, मोदी इनका फोन नहीं सुनता नवाज शरीफ। अब हर जगह पे ये बेचारे, इनकी जिंदगी जो है वो शुरू भी नवाज शरीफ से होती है और खत्म भी उसी पे होगी, ये देखिएगा आप। ठीक है, क्यों सदाकत साहब, क्यों सारा कुछ शुरू ही नवाज शरीफ से होता है, खत्म भी उन पे होता है, क्या वजह है? और ये जो एंट्रीज की बात कर रही है अज़मा बुहारी साहबा, वो कह रही है हम तो हुकूमत में नहीं है, हुकूमत आपकी है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, इसमें आपको देखना चाहिए। ये कैसे हो गया आपकी गवर्नमेंट के अंदर? समर, बिल्कुल हुकूमती जो इदारा है और जो फंक्शनरीज उसमें हैं, पर्सनल हैं, उनका कसूर भी है और वो समझ भी सकते हैं। लेकिन आप मुझे बता दें, कोई नवाज शरीफ साहब की जिसने भी ये काम किया, उनकी इसकी कोविड की रिपोर्ट, इसकी अपना वैक्सीन की रिपोर्ट बनाई है, ज़ाहिर है उसके पीछे पाकिस्तान को बदनाम करने की कोई साजिश है। हुकूमत तो नहीं कर सकती, हुकूमत तो अपने आप को बदनाम नहीं कर सकती। और ये जो शहबाज गिल ने इशारा किया, आप देख लें, ये जब पाकिस्तानी क्रिकेट पे मुश्किल टाइम आया, न्यूजीलैंड की टीम गई तो मरियम साहब ने शादियाने बजाई। जब अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को गाली दी तो नवाज शरीफ साहब ने वो जो भी मुहिब था, वो क्या उसको बुला के, अल्हम्दुलिल्लाह मुहिब को बुला के उसे कहा तुमने ठीक किया है, जो भी कहा होगा, घर बुला के चाय पिलाई। जब मोदी वहाँ पे कश्मीर में कत्लो गारत कर रहा था, ये उसको बुला के नाक की लकीरें निकलवा रहे थे, पता नहीं, हमने तो देखा था ये उसको पगड़ियाँ पहना रहे थे और उसके आगे डांस करवा रहे थे और उसको खिला पिला रहे थे। मैंने तो नहीं देखा कि मोदी ने कोई नाक की लकीरें निकाली हों, जो अज़मा साहबा पता नहीं, शायद हो सकता है कि बंद कमरे में कोई लकीरें भी निकालता रहो। तो ये बहरहाल इनकी बात है। रही बात कि जाली और नवाज शरीफ, आपको पता है नवाज शरीफ की प्लेटेड रिपोर्ट्स जाली, वो डॉक्टर अदनान की तमाम रिपोर्टें जाली, मरियम ने जो ट्रस्ट डीड दी जाली, नवाज शरीफ ने स्पीकर का हुजूर ये है वो जराए, वो निकले जाली, और जो लंदन फ्लैट थे उसके लिए क्या निकला कतरी खत,
वो भी जाली। उसके लिए रस्मुल खत फॉन्ट क्या इस्तेमाल हुआ, कैलिब्री फॉन्ट, वो भी जाली। तो ये तो सारे जाली, सारे क्या है, जाली। बैंक अकाउंट में शहबाज शरीफ साहब के जितने पैसे आए वो जाली। पॉलिटिकल पार्टी क्या है, जाली। वो एक अपना जितनी वो हमारी इकोनॉमी की, तो इसमें कोताही की अपनी भी तो माने ना सदाकत साहब, जाली। इसमें कोताही की अपनी भी तो माने ना। मैं तो कहा है कि देखें, इसमें बिल्कुल मैंने मेडिकल रिपोर्ट्स भी जाली आ जाती है। आपकी गवर्नमेंट के अंदर बैठे लोग जो हैं उन्हें जो है वो सर्टिफाई करते हैं, मियां साहब को बाहर भेजते हैं। नवाज शरीफ साहब का सियासत से लेके कोरोना वैक्सीनेशन हो जाती है, मियां साहब की गवर्नमेंट आपकी है, बयान से लेके पूरी चीज लेके या तो जाली है या मुल्क दुश्मनी में है। तो वो ये मुल्क दुश्मनी कर सकते हैं, इसके कॉन्सिक्वेंसेस पाकिस्तान के लिए कोई अच्छे नहीं है। इस वक्त दुनिया में इस वबा पे दुनिया एक रिएक्ट कर रही है और पाकिस्तान बड़ी मुश्किलों से रेड लिस्ट से निकला है। और ये मुझे बताएं, ये आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? वहाँ बैठ के जब हमारी कश्मीर में कोई मामला होता है तो नवाज शरीफ उठ के हमारी फौज को बुरा भला कहना शुरू कर देते हैं। जब कोई क्रिकेट की टीमें जाती हैं तो बजाय उनको बुरा भला कहने, उनको पता है अगर वो उन्होंने इंग्लैंड को बुरा भला कहा तो वो नवाज शरीफ को वहां से निकाल देंगे। अगर वो मियां साहब की रिपोर्ट से आप जाली कर रहे हैं, अगर उस पे कोई एक्शन होता, कुछ चीजें अगर आगे बढ़ पाती तो फिर शायद ये वाला काम ना हो पाता। डरते हैं या वो अस्पतालों से डरते हैं, वो कहाँ जाएंगे इस वक्त इस उम्र में? उनको कोई दुनिया का मुल्क देने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए इनकी सारी तनकीदें पाकिस्तान पे ही हैं। नाज बलोच साहब, वाकईतन ये ऐसा हो सकता है जो गवर्नमेंट कह रही है कि नून लीग ने साजिश कर दी पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए, गवर्नमेंट की दुश्मनी में पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए मियां साहब की जाली एंट्री करवा दी, ये आपको क्या लगता है ये मामला क्या हुआ होगा? पहले तो आपने जो फुटेज चलाई, इनकी कोई शख्स है, पता नहीं स्पोक्स पर्सन है क्या, उनकी आपने लगाई, शहबाज गिल साहब, वो आप ज़बान आपने देखी, कॉकरोच और पता नहीं क्या क्या अल्फाज इस्तेमाल किए। मतलब जब सियासत इतनी गिर जाए कि आप ऐसे अल्फाज और अलकाबात इस्तेमाल करें, ये बदअखलाकी और कि वो उस लेवल पे पहुंचा रहे हैं लोगों को कि गली मोहल्लों में भी ना हर बंदा एक दूसरे को इसी ज़बान से अब पुकारेगा। तो खुदारा थोड़ा सा बदतहजीबी का कल्चर जो है इसको ख़त्म करें, ये हमारा कल्चर का हिस्सा नहीं। दूसरी बात आपने बात कही कि जी ये कार्ड जो बनाया गया वैक्सीनेशन, बात बिल्कुल सही है, किसी चीज़ की जिम्मेदारी उनके ऊपर ना बनती है ना ये लेना चाहते हैं। मुझे हैरत और हंसी इस बात पे आई कि कल मैं एक प्रोग्राम कर रही थी तो इनकी कोई नुमाइंदा वहाँ पे खातून जो है वो आगे से कहती है कि सेनेट की, मैंने पूछा जनाब सेनेट के जो इलेक्शंस हुए थे उसमें जो कैमरे नस्ब किए गए थे, आप तो बड़े फेयर इलेक्शंस की बात करते हैं, चलें फिर अगर इतने फेयर कराने तो जो सीक्रेट बैलेटिंग थी वो आपने कैमरे क्यों लगाए? आगे से जवाब मिलता है कि जी वो कैमरे जो है वो अपोजिशन ने लगाए थे सेनेट के इलेक्शंस में, यानी कि सेनेट और पार्लियामेंट के कस्टोडियन जो है वो आप और कैमरे ऑपोजिशन आके लगा के चली गई। तो तहकीकात करें, पता कराएं, आपके पास सीसीटीवी वीडियो फुटेजेस मौजूद है। तो मतलब ये हर चीज़ का मलबा ऑपोजिशन पे डालना, खुद शरारतें करना और दूसरों को जो है वो एक लाफिंग स्टॉक बनाने के चक्कर में अपना मजाक उड़ा के इस हुकूमत ने जो किया है, असल में जो हवामी इश्यूज़ हैं, जो महंगाई है, बिजली की कीमतों में इजाफा, पेट्रोल की कीमतों में इजाफा, अवाम का जीना मुहाल हो चुका है। अवाम दो वक्त में सर्दियां आ रही हैं, गैस की कीमत में 35% इजाफा किया जा रहा है जो गरीब यूजर्स हैं उनके लिए। फिर एडवांस टैक्स की मद में आप 10,000 रुपए बिजली का बिल आने पर आप एडवांस टैक्स जो है वो 35% आप डाल के अवाम की कमर तोड़ रहे हैं। रोटी अवाम से आपने छीन ली, दवाओं तक आपने अवाम की जो है महंगाई इतनी करके अवाम की जो है पहुंच से दूर कर लिया। तो मुझे आप बताइए कि आपको जेब देता है? इनका काम सिर्फ यही है, सिर्फ ऑपोजिशन पे तनकीद करो, उनका मजाक उड़ाओ, कोई शरारत करो और फिर उसी पे जो है ना लगे रहो। लेकिन अवाम के जो, तो ये आप देख रहे हैं ना, आप देख रहे हैं अभी डस्का की रिपोर्ट आ रही है कि डस्का में इन्होंने कितनी माशाल्लाह जबरदस्त अंदाज से धांधली की। फिर आपके सामने मौजूद है कि जिस तरह ये लोकल बॉडीज के अंदर और हर जगह आप देखेंगे जो बाई इलेक्शंस हुए हैं, हर जगह इनको शिकस्त का सामना करना पड़ा है। और अब आपने कैंटोनमेंट के इलेक्शंस के अंदर देखा, तो मैं समझती हूँ कि अब ये चीजें छोड़ दें। ये जरा 2.5 साल जो रहते हैं, तो जो इन्होंने अब 2 साल के अंदर 3 साल के अंदर जो इन्होंने सत्यानाश किया है, कम से कम 2 साल आवाम की थोड़ी सी खिदमत कर दें, थोड़ी सी, ज्यादा ना करें। वो तो बड़े कॉन्फिडेंट हैं, फवाद चौधरी साहब तो बड़े कॉन्फिडेंट हैं। वो कह रहे हैं कि अगली जो हुकूमतें हैं वो ये कह रहे हैं कि अगला जो इलेक्शन है 2023 का, ये नून लीग का भी आखिरी इलेक्शन है, ये पीपल्स पार्टी का भी आखिरी इलेक्शन है। इमरान खान साहब 2/3 अक्सरियत लेकर इक़्तिदार में आएंगे। मुझे जरा एक ब्रेक पे जाना है, ब्रेक से वापस आके हम इसी मौजू पे डिस्कशन करेंगे कि ये कैसे पॉसिबल है। फवाद चौधरी साहब इतने कॉन्फिडेंट क्यों हैं? क्या वो अपोजिशन को, यानी जो उनकी मुखालफत है, जिनसे उनका मुकाबला है 2023
23 के इलेक्शन में उसे कमज़ोर समझते हैं या उन्हें लगता है कि वो रिकवर कर जाएंगे? महंगाई समेत दीगर जितने इश्यूज़ हैं इस वक्त गवर्नेंस के 2023 के इलेक्शन से पहले के वो कह रहे हैं कि नून लीग भी फारेगा 2023 में, पीपल्स पार्टी भी फारेगा, तहरीक इंसाफ जो है वो 2 तिहाई अक्सरियत लेकर अपनी गवर्नमेंट बनाएगी। ये कैसे होगा, बात करेंगे मुझसे ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक टू शो। नाज़रीन, बिजली महंगी हो चुकी है, तकरीबन ₹5.25। मज़ीद बिजली महंगी करने की तजवीज़ ज़ेर गौर है, अक्टूबर से हो रही है। और गैस जो है, सर्दियाँ आगे आ रही हैं, 35% उसकी कीमतों में इजाफा होने जा रहा है। जो निचले तबके के सार्फिन हैं, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास के लिए भी गैस महंगी हो रही है। और इसके अलावा चीनी महंगी, आटा महंगा, दीगर अशिया खुर्द-ओ-नोश महंगी। लेकिन जो वज़ीर इत्तलात हैं वो कह रहे हैं कि तहरीक इंसाफ 2 तिहाई अक्सरियत से अगला इलेक्शन जीतने जा रही है। और वो मज़ीद क्या करें इस बारे में ज़रा सुनें। नून लीग और पीपल्स पार्टी मुकम्मल तौर पे बिखर गई है और आप देख रहे हैं कि नून लीग और पीपल्स पार्टी के तो टिकट लेने वाले लोग नहीं हैं। लोगों को 5-5 करोड़ रुपया ऑफर किया है कि हमारे टिकट के ऊपर आप इलेक्शन लड़ेंगे तो हम पैसे देंगे। पीपल्स पार्टी और PMLN है, उनका ये आखिरी इलेक्शन होगा, इसके बाद ये इलेक्शन लड़ने की पोजीशन में ही नहीं होंगे। इंतखाबात हैं, उससे पहले लोकल गवर्नमेंट इलेक्शंस जो हैं, जो होने हैं, उनमें तहरीक इंसाफ आप देखेंगे कि अगली दफ़ा 2 तिहाई अक्सरियत से पाकिस्तान में हुकूमत बनाएगी। वैसे नून लीग और पीपल्स पार्टी अपने कैंडिडेट्स को 5-5 करोड़ देती हैं या नहीं? अभी रिसेंटली आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन में तहरीक इंसाफ के कुछ कैंडिडेट्स का मुझे पता है ज़ाती तौर पर, जिन्हें पार्टी के कुछ लोगों ने पैसे दिए थे करोड़ों रुपए इलेक्शन लड़ने के लिए। बहरहाल अब जरा जलसों में, तकरीरों के अंदर जो है, पूछते हैं जरा जलसों के अंदर कश्मीर में जो है जिस तरह से पैसे दिए गए लोगों को। जी मैं आ रहा हूँ आपकी तरफ अज़मा साहिबा जरा। जी अज़मा साहिबा, ये तो आपका आखिरी इलेक्शन है, अगला नून लीग का आखिरी इलेक्शन है, पीपल्स पार्टी का आखिरी इलेक्शन है, आपसे लोग टिकट नहीं लेंगे। खान साहब 2 तिहाई अक्सरियत से आ रहे हैं, घबराने का वक्त आपके लिए शुरू हो जाता है। ये मैं गलत नहीं कहती हूँ, कसम से ये पागलों का टब्बर है। ये पागलों का जो है ना वो एक कुनबा है जो इकट्ठा हुआ है, जिनकी अपने घर जाली हैं, जिनकी हुकूमतें जाली हैं, जिनकी सादिक और अमीनी जाली है, जिनकी शराफत जाली है, जिनकी फंडिंग जाली है, जिनके कागजात जाली हैं, जिनकी ज़ाती ज़िंदगी जाली है। वो लोगों को बताएंगे कि जाली क्या होता है। इसके आगे भी कुछ लाइनें हैं जो मैं थोड़ी देर के लिए खुद जो है वो होल्ड कर रही हूँ। अब ये जाहिर है, देखिए ना, मतलब ख्वाब देखने पर तो कोई पाबंदी नहीं। फवाद चौधरी साहब अपनी फिक्र बनाएं, वो RTS की बदौलत जो है वो खुद जीत गए, पता नहीं किस तरह। जैसे भी उनका जलसा सारी दुनिया ने, आज भी तस्वीरें हमारे पास मौजूद हैं, जब इमरान खान को बुलाया था जलसा करने के लिए इलेक्शन से पहले, और खाली जलसा देखे इमरान खान जो है वो उनके ऊपर बहुत गज़ब हुआ था। लेकिन चूंकि फवाद चौधरी साहब भी, उनको भी काफ़ी जो है वो अच्छे हलकों में उनको पसंद किया जाता है, तो वो किसी ने तरह आ गए। तो फवाद चौधरी साहब अपनी खैर बनाए, पहली बात। दूसरी बात यह है कि करोड़ों रुपया जो है जिन्होंने ज़कात और खैरात का खाया हुआ है, जिनके पास माफियाज को पाल पाल के अरबों रुपया आ गया है, वो तो बांट सकते हैं, हमने किसी को कहाँ देना। और जो सारे बाय इलेक्शन हारे, कंटोनमेंट हारे, वो इस RTS नंबर 2 जो इनकी EVM है उसके ख्वाब के ऊपर। चलिए, आपका पॉइंट आ गया, मेरे पास टाइम जरा कम है, मैं कहता हूं दीगर पार्टिसिपेंट्स अपनी बात मुकम्मल कर लें। क्विकली जरा नाज बलोच साहब, आप भी इस पे अपना कमेंट कर दें कि वाकईतन ये आखिरी इलेक्शन है पीपल्स पार्टी नून लीग का। देखिए, जो ये इनकी कारकर्दगी है, पार्लियामेंट के अंदर इनका एक वजीर नहीं आता, इनका कोई जवाब, क्वेश्चन आवर में इनके मिनिस्टर्स नहीं होते, कोरम हर दूसरे दिन पॉइंट आउट होता है, कोरम पूरा करना हुकूमत का काम है, अपना काम जो इनके जिम्मा है वो तो कर नहीं रहे। बस इस तरह से जो है वो दीवाने का ख्वाब है और वो शेख चिल्ली के ख्वाब है, वही दिखाए जा रहे हैं और उसी के ऊपर खुश हो रहे हैं। कोई काम करते, कोई आवाम को रिलीफ देते, कोई बिजली सस्ती, कोई आटा सस्ता कर लेते। आपने तो कहा आटे की बम्पर क्रॉप हुई है तो रोटी तो सस्ती होनी चाहिए थी। $170 पे चला गया, लेकिन आवाम ने इनको फिर भी वोट दिया। तो इन बयानात से नहीं घबरा रही मेरे ख्याल से। ये जो महंगाई के इश्यूज बयान कर रही है हमारी जो दीगर 2 पार्टिसिपेंट्स हैं अपोजिशन की, उस पर से गवर्नमेंट को जरूर घबराना चाहिए। नहीं, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। मैं अभी भी हल्के से आ रहा हूँ। लोग शिकवा करते हैं महंगाई का। महंगाई वाहिद इशू है जो इस हुकूमत के लिए एक चैलेंज है।
बाकी ये अपोजिशन तो ऐसी बेचारी अपने आप हमारी भी है, मरियम साहबा की नहीं बनती, पीपल्स पार्टी से पीपल्स पार्टी की नहीं बनती, मौलाना से अब मौलाना की नहीं बनती, इनसे इन चारों का अपने वोटर के साथ बड़ी खूब बनती है, की नहीं बनती, शहबाज साहब से, शहबाज साहब को वो बुरा भला कहती थी। आप तो उन्होंने अपने वालिद साहब को भी डिसोन कर दिया है कि ये जो हमें पता चला कि मियां नवाज शरीफ ने अपने वोटर्स के साथ खूब बनती है, तो ये एक्सटेंशन करवाई। मरियम साहब ने कहा वो गुनाह था, वो नवाज शरीफ साहब का गुनाह था, उस गुनाह में मैं शरीक नहीं। तो आप मुझे बताएं इनका क्या बनेगा। हमारे मुश्किलात अपनी जगह पे, लेकिन ये माफियाज, पॉलिटिकल माफियाज, खानदानी पार्टियां बिल्कुल डूब चुकी हैं। इनको इनका ना कोई इधर है ना उधर है। और नून लीग पंजाब में थी, पीपल्स पार्टी तो खत्म हो गई पंजाब में, नून लीग थी, लेकिन नून लीग में पता नहीं वो जो है उसके बारे में ये बात की शीन किधर है और मीम किधर है। अब तो मुझे लगता है मरियम साहबा पहले शीन के खिलाफ थी, अब तो वो नून के खिलाफ थी। अपनी बेटियों को वो कहती है जो भी नवाज शरीफ साहब ने किया, अपनी बेटियों को ऑन किया करो। मुझे बता दें एक पार्टी का वर्कर किधर जाएगा। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों को, आपने प्राइम में कीमती वक्त दिया। कौन किसका आखिरी इलेक्शन होगा 2023, ये तो इलेक्शन के करीब जाके हालात ही बताएंगे। फिल वक्त प्राइम में इतना ही इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।